Hello dear students, this is Bhagyashree Wankhede from Electronics and Telecommunication Department of NIT Polytechnic Nagpur welcomes you all for the lecture number 2, that is Boolean Algebra from the subject Digital Techniques, whose subject code is 22320, and unit number 2, that is chapter 2, is Logic Gates and Logic Families. What are the course outcome? As discussed in the previous lecture, the course outcome related to the unit number 2 is use Boolean expression to realize logic circuits. और जो COPO मैपिंग है जो ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, वो COPO मैपिंग का चार्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है कि ये CO इन 10 POs में से कौन से POs को सेटिस्फाई करता है, दैट इज़ PO1, PO2, PO9 एंड PO10. Now, what are the learning outcomes? After completion of this complete topic, you will be able to understand the meaning of Boolean algebra and its need. कि Boolean algebra क्या चीज़ होती है. जैसे आप लोगों को पता है कि नॉर्मल मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलेज, स्टैंडर्ड रूल्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही डिजिटल टेक्निक्स को पढ़ने के लिए भी कुछ स्टैंडर्ड रूल्स और फॉर्मूलेज डिज़ाइन किए गए हैं. उन्हीं को Boolean algebra कहा जाता है. Next is the understand how to reduce the logical equation with the help of Boolean laws. ये जो Boolean laws होते हैं ये बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में दिए जाते हैं, जिससे हम बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ द डिज़ाइन द लॉजिक सर्किट विद द हेल्प ऑफ Boolean laws एंड लॉजिक गेट्स. फर्स्ट टॉपिक में हमने बेसिक गेट्स पढ़े थे, लॉजिक गेट्स पढ़े थे. सेकेंड टॉपिक में हम Boolean लॉज पढ़ने वाले हैं और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम सर्किट्स को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं ये भी हम इस टॉपिक में देख. स्टूडेंट्स, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि Boolean लॉज का मतलब क्या है. ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम नॉर्मली रूल्स यूज़ करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. लेकिन कोई भी डिजिटल इक्वेशंस को या डिजिटल सर्किट्स को डिज़ाइन करना है तो उस वक्त हमें Boolean लॉज का यूज़ करना है. और Boolean लॉज जो होते हैं वो सिर्फ बाइनरी डेटा पे ऑपरेट होते हैं. इसका मतलब बाइनरी डेटा यानी ज़ीरोज़ एंड वन में. और इसका यूज़ कहाँ पे होता है? डिजिटल सर्किट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए होता है. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ Boolean लॉज. पहला यहाँ पे है कम्यूटेटिव लॉ. ठीक है, तो हम डिफरेंट टाइप्स के Boolean लॉज अभी देख रहे हैं. तो पहला कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ आप लोग ऑलरेडी आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में पढ़ चुके हो कि कोई भी ऑपरेशन का सीक्वेंस चेंज करने के बाद भी उसका रिजल्ट चेंज नहीं होता. जैसे A इंटू बी करो चाहे B इंटू ए करो तो आपका रिजल्ट हमेशा सेम ही आएगा, है ना. यानी 4 इंटू 5 करने के बाद भी 20 मिलता है, 5 इंटू 4 करने के बाद भी आंसर 20 मिलता है. तो A डॉट बी कैन बी रिटर्न एज B डॉट ए. दिस इज़ द कम्यूटेटिव लॉ. उसी टाइप से A प्लस बी कैन बी रिटर्न एज B प्लस ए. यानी एडिशन का भी रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा. 5 प्लस 6 करने के बाद 11 होता है, 6 प्लस 5 करने के बाद भी 11 होता है. ये तो मैं नॉर्मल मैथमेटिक्स का एग्जांपल बता रही हूँ. यहाँ पे हमको सिर्फ बाइनरी नंबर्स यूज़ करने हैं. नेक्स्ट लॉ इज़ एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है कि 2 से ज़्यादा वेरिएबल को अगर हमें यूज़ करना है और उसके सीक्वेंस में अगर हमने कुछ चेंजेस कर दिए ऑपरेशन में तो भी रिजल्ट पे कोई असर नहीं होगा. जैसे A डॉट बी पहले परफॉर्म करते हैं, उसके बाद ये रिजल्ट को C से मल्टीप्लाई अगर करते हैं, सो वी कैन गेट द सेम रिजल्ट एज A डॉट बी इंटू सी. यानी इनमें से पहले B इंटू सी करो फिर A के साथ मल्टीप्लाई करो, या A इंटू बी पहले करके बाद में C के साथ मल्टीप्लाई करो, तो रिजल्ट पे कोई असर नहीं होगा. इसीलिए इसको एसोसिएटिव लॉ कहा गया है कि दोनों केस में रिजल्ट हमेशा सेम ही रहेगा. वैसे ही A प्लस बी प्लस सी करो चाहे A प्लस बी प्लस सी करो, लेकिन पहले इसका ग्रुपिंग कर लो A प्लस बी और बाद में उसके साथ C ऐड करो, या पहले आप B प्लस सी कर लो उसके बाद A को ऐड कर दो, तो रिजल्ट विल बी सेम ऑलवेज. नेक्स्ट लॉ इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ये मैथमेटिक्स का बहुत ही फेमस लॉ है, आप लोग पढ़ चुके हो. A इंटू बी प्लस सी कैन बी रिटर्न एज ए ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो A इंटू बी प्लस A इंटू सी, यह हम मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं. सो दिस इज़ अ वेरी फेमस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. इसी टाइप से अगर डॉट ऑपरेटर के जगह पे मैंने प्लस रख दिया और प्लस के जगह पे डॉट रख दिया तो सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी मेरा तैयार हो जाएगा. A प्लस
बी इंटू सी, तो पहले ब्रैकेट में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ए प्लस बी, फिर इंटू ए प्लस सी इन द अनदर ब्रैकेट। तो ये दोनों भी मेरे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन गए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लॉ इज एंड लॉ। एंड लॉ का मतलब होता है कि किसी भी वेरिएबल को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हमारा रिजल्ट हमें क्या मिल सकता है। तो मल्टीप्लाई मैं 4 टाइप से कर सकती हूँ। अगर मैंने एक वेरिएबल लिया ए को मैं 4 तरीके से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। ए इंटू 0 कर सकती हूँ, ए इंटू 1 कर सकती हूँ, क्योंकि हमें यूज़ हमेशा बाइनरी डेटा ही करना है। सो ए इंटू 0, ए इंटू 1, या मेरे पास एक पॉसिबिलिटी है कि ए इंटू ए, यानी खुद वेरिएबल खुद के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, या एक दूसरी एक पॉसिबिलिटी है कि वेरिएबल खुद के कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज़ है, ए इंटू 0, ए इंटू 1, ए इंटू ए और ए इंटू ए बार। तो अब एंड लॉ का मतलब है मल्टीप्लिकेशन के रूल में कोई भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा रिजल्ट 0 आता है, कोई भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते तो वही रिजल्ट आता है हमारा ए। बुलियन लॉज के अकॉर्डिंग जब कोई वेरिएबल खुद के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा वही वेरिएबल होता है, और जब कोई वेरिएबल खुद के कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट हमेशा 0 आता है। सो दिस इज कॉल्ड एज एंड लॉ। अब हम देखेंगे और लॉ। और लॉ कैसे डिस्कस किया जाता है। अब हम देख रहे हैं कि और लॉ का मतलब क्या है। और का मतलब होता है एडिशन। तो कोई भी वेरिएबल 4 तरीके से ऐड हो सकता है। एक तो वो 0 के साथ ऐड हो सकता है, एक तो वो 1 के साथ ऐड हो सकता है, एक तो वो खुद के साथ ऐड हो सकता है, या तो फिर खुद के कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड हो सकता है। सो क्या पॉसिबिलिटीज़ आ सकती है हमारे रिजल्ट्स की, वो हम देखेंगे। कोई भी वेरिएबल को अगर हम 0 के साथ ऐड करते हैं तो वही आंसर होता है, तो आंसर इज ऑलवेज ए। अब अगर बुलियन लॉज के अकॉर्डिंग कोई भी वेरिएबल को अगर हम 1 के साथ ऐड करते हैं तो रिजल्ट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कोई भी वेरिएबल को खुद के साथ अगर ऐड करते हैं तो रिजल्ट इज ऑलवेज इक्वल टू वही वेरिएबल, और कोई भी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर ऐड करते हैं तो रिजल्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ये मैं जस्टिफाई करके दिखा सकती हूँ क्योंकि ए जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 या तो 1। अगर ए की वैल्यू 0 है तो 0 प्लस 0 ऑलवेज रिजल्ट क्या आएगा, 0। 0 यानी ए, है ना, क्योंकि ए की वैल्यू हमने 0 रखी थी, तो 0 का मतलब क्या होता है, ए। यहाँ पे देखिए a प्लस 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, a की वैल्यू हो सकती है 0, या तो a की वैल्यू हो सकती है 1। तो अगर हमने ऐड कर दिया 0, a की वैल्यू अगर 0 रख दी तो 0 प्लस 1 ऑलवेज क्या आएगा, रिजल्ट 1। और अगर मैंने a की वैल्यू 1 रख दी तो 1 प्लस 1 बुलियन लॉस के अकॉर्डिंग हाई लेवल प्लस हाई लेवल इज ऑलवेज हाई लेवल, यानी आंसर क्या आता है, हमेशा 1। इसीलिए दोनों कंडीशन में यानी ए की वैल्यू 0 रहे या चाहे ए की वैल्यू 1 रहे, दोनों कंडीशन में a प्लस 1 की वैल्यू हमेशा 1 ही आती है। इसी टाइप से आप सारी चीज़ों को करके देख सकते हैं। नेक्स्ट लॉ इज इन्वर्शन लॉ। इन्वर्शन लॉ का मतलब होता है कि कोई भी वेरिएबल का अगर मैंने पहले बार एक बार इन्वर्ट किया और सेकेंड टाइम फिर से इन्वर्ट किया तो मुझे जो आंसर मिलेगा दैट इज़ माय ओरिजिनल वेरिएबल। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं कि 5 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, इन्वर्ट ऑफ 5 यानी -5, और ये -5 का फिर से -5 अगर लेते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, +5। यानी डबल इन्वर्शन यानी डबल निगेटिव ऑफ एनी वेरिएबल कैन बी रिटन एज द ओरिजिनल वेरिएबल। तो वैसे ही ए का डबल इन्वर्शन यानी ए को डबल टाइम निगेटिव कर दो, निगेटिव निगेटिव, तो अपना ओरिजिनल ए आ जाएगा। तो डबल इन्वर्शन ऑफ ए कैन बी रिटन एज ए। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये आपको बार बार यूज आने वाला है। इसीलिए ऑल दीज आर द बुलियन लॉज। इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड रूल्स है वो भी हम देखेंगे अभी। These are some additional standard rules, that is a plus ab is always equals to a plus a bar into b is equals to a plus b। और तीसरा जो रूल है a plus b
इंटू ए प्लस सी कैन बी रिटन एज ए प्लस बी सी। ये हमने अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी पढ़ चुके हैं कि ए प्लस बी सी कैन बी रिटन एज ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए प्लस सी दूसरे ब्रैकेट में। इसी को हमने इस टाइप से अगर एडिशनल स्टैंडर्ड रूल्स में ऐड कर दिया तो हमारे पास ये 3 स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये सारे बुलियन लॉस की हेल्प से हम कोई भी इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, वो अब हम देखेंगे। अब देखिए हम ट्राई करते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने का कि प्रूव दैट a प्लस बी इंटू ए प्लस बी बार इज इक्वल टू ए। तो हम इस LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिसकी वैल्यू a आनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सिंपली यू टेक दिस a प्लस बी इंटू ए प्लस बी बार और इसको सॉल्व कीजिए अभी मल्टीप्लिकेशन, है ना, इस ब्रैकेट्स को ओपन करने की। तो a इंटू ए प्लस a इंटू बी बार प्लस a इंटू बी बार, जैसे हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में ब्रैकेट सॉल्व करते हैं उसी टाइप से। फिर b से a को मल्टीप्लाई करो, सो यहाँ पे ए बी हो जाएगा, b इंटू ए कैन बी रिटन एज a इंटू बी। फिर b इंटू बी बार प्लस b इंटू बी बार। अब देखिए हमने कुछ बुलियन लॉस पढ़े, उसमें से हमने पढ़ा कि कोई भी वेरिएबल जब खुद के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर इज सेम a प्लस ए बी बार एज इट इज़ a इंटू बी बार प्लस a इंटू बी प्लस कोई भी वेरिएबल जब खुद के कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे a एज इट इज़ रखेंगे प्लस यहाँ पे आप देखिए ए बी बार प्लस ए बी, इन दोनों में से a कॉमन निकल रहा है तो मैंने यहाँ पे a कॉमन निकाल दिया। फिर यहाँ पे क्या बचा, b बार प्लस b, और ये तो 0 है तो 0 का तो कोई अभी मतलब नहीं रहेगा। फिर यहाँ पे हम ब्रैकेट को देखेंगे अभी कि कोई भी वेरिएबल खुद के कॉम्प्लीमेंट के साथ जब ऐड होता है तब उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हमेशा 1। अभी हमने और लॉ वाला देखा था कि a प्लस ए बार की वैल्यू होती है 1, वैसे ही b प्लस बी बार की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो यहाँ पे आएगा रिजल्ट हमारा a प्लस ए इंटू दिस 1। अब ये हो जाएगा हमारा a प्लस ए, और हमें पता है और लॉ के अकॉर्डिंग a प्लस ए का मतलब क्या हो जाता है, हमेशा a। सो आप ये देखिए कि ये जो रिजल्ट आया है दैट इज़ नथिंग बट आवर RHS, राइट हैंड साइड। तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज़ नथिंग बट हमारा राइट हैंड साइड। बस कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको बुलियन लॉज के रूल्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए कि a इंटू ए क्या होता है, a इंटू ए बार क्या होता है, b इंटू बी क्या होता है। a के लिए जो रूल लगेंगे वही सारे रूल b के लिए, c के लिए, d के लिए, फिर कितने भी वेरिएबल्स रहें वो सारे रूल्स सभी इक्वेशंस के लिए लागू रहते हैं। अब हम ट्राई करेंगे एक दूसरा एग्जाम्पल। अब हम ये दूसरा इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है कि सॉल्व y इज इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी प्लस ए बार बी बार, ठीक है। तो अभी अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं सबसे पहले देखूँ कि कुछ कॉमन निकल रहा है क्या यहाँ से। अब यहाँ पे कॉमन निकालने के लिए अगर पहले 2 टर्म को कंसिडर करते हैं तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, क्योंकि यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए बार है, यहाँ पे बी बार है तो यहाँ पे बी है। लेकिन पहली टर्म और थर्ड टर्म इनमें से दोनों में से मुझे ए में कॉमन निकाल सकती हूँ, इसलिए इनको लिखते वक्त सबसे पहले हम पास पास लिख लेंगे। ए बी बार प्लस ये ए बी प्लस ये ए बार बी प्लस ए बार बी बार। अब ये पहले 2 टर्म में से अगर मैंने a को कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, b बार प्लस b, फिर ये प्लस। अब इन दोनों में से a बार अगर कॉमन निकलता है, यहाँ पे भी a बार है, यहाँ पे भी a बार है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, b प्लस b बार। अब मुझे बुलियन लॉज के अकॉर्डिंग पता है कि a प्लस ए बार की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो वैसे ही b प्लस बी बार की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसलिए आपको बार बार बुलियन लॉज पढ़ना ज़रूरी है। प्लस यहाँ पे a बार, ये भी b प्लस बी बार की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1, तो यहाँ पे भी हमारा, तो ये आंसर क्या आएगा, a इंटू 1 a प्लस ए बार इंटू 1 ए बार। अब ये भी हमको रूल पता है a प्लस ए बार इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, इसीलिए y का फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा,
1। इसी टाइप से हम सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते जा सकते हैं और बड़े बड़े इक्वेशंस को हम रिड्यूस करके छोटे इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये टॉपिक पढ़ने के बाद हम एक बार फिर से समराइज़ कर लेते हैं। आपको आइडिया आ ही चुका होगा कि बुलियन अलजेब्रा और बुलियन लॉज का मतलब क्या होता है, उनको किस टाइप से लिखा जाता है। उसके बाद हम बड़े इक्वेशंस को कैसे इन लॉज का यूज़ करके छोटे इक्वेशन यानी स्मॉलर इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं कोई भी लॉजिक सर्किट्स को विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स एंड दीज बुलियन लॉज। So thank you dear students for listening patiently, and we will continue the next topic, that is 2.3 duality and De Morgan's theorem. This is the most important topic from unit number 2.